हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूं फिर से अपने एक नए टॉपिक में आपको, जिसका नाम है रिकरेंट ओरल एप्थस अल्सर। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बूंद बूंद से सागर बनता है और पानी की एक एक बूंद पत्थर को तोड़ देती है, उसी हौसले के साथ, उसी टॉपिक को लेकर के, उसी याद को लेकर के ये हौसला बना हुआ है कि एक एक सब्सक्राइबर मिलकर किसी दिन मुझे बहुत सारे मिलियन तक पहुंचाएंगे सब्सक्राइबर। और वही बात को लेकर के मुझे यह हौसला है कि एक एक सब्सक्राइबर मिलकर एक दिन काफी ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, और काफी, लेकिन रेगुलर मेहनत के साथ में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हर बार की तरह तो मुझे काफी लोग उत्साह भी दे रहे हैं और हर दिन मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहा है, पर डे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो मुझे थोड़ा हौसला मिल रहा है टॉपिक को पढ़ाने के लिए, टॉपिक को बताने के लिए। तो हर बार की तरह इस बार भी शुरू करने से पहले आप लोग यूट्यूब पर @dr.malik123 पर सब्सक्राइब करें, फिर अपने लेक्चर को लेकर के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा रिकरेंट ओरल एप्थस अल्सर होता क्या है। इसमें सबसे पहले एप्थस अल्सर जानते हैं। एप्थस अल्सर क्या होता है? एक ओवल शेप में या राउंड शेप में, यानी अंडाकार या फिर गोलाकार, इस तरीके से होंठ के अंदर अल्सर हो जाता है। यहां पे बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे व्हाइट पैचेस में एक डीप सेलो यानी खड्डे के जैसा हो जाता है, अल्सर हो जाता है, जिसको हम लोग एप्थस अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब बार बार हो जाता है दोस्तों, बार बार होता है, और इसके जो कॉज है कभी कभी ये पता नहीं लगता, और ये सेल्फ लिमिटिंग भी होता है। बहुत सारे टाइम्स, बहुत बार इसके कॉज पता नहीं होते हैं, और सेल्फ लिमिटिंग भी होता है। 11 से 12 दिन में सेल्फ हील होने लगता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन आइए देखते हैं टॉपिक पे क्या है। सिंगल आर मल्टीपल, या ये एक एप्थस अल्सर हो सकता है लिप्स के अंदर, या कई सारे हो सकते हैं। 1 से 15 mm साइज में हो सकता है। ये नोट करें, 1 mm साइज से लेकर 15 mm साइज तक ये हो सकता है। ये शैलो होता है, यानी गहरा होता है, एकदम गड्ढे के जैसा होगा, उभरा हुआ नहीं रहेगा, इस स्किन पर गड्ढा रहेगा। राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, और ये पेनफुल रहेगा, काफी ज्यादा दर्द करता है। इतना दर्द करता है कि खाना कुछ भी खाए तो उसमें लगने लगता है, मिर्ची की तरह एकदम जलन होने लग जाती है। लोकल कॉज देखते हैं क्या है, जो एकदम आम कॉज है, जो एकदम आम कारण है। उसमें पान मसाला हो गया, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जो भी यूज करते हैं उसकी वजह से, पान वगैरह खाते हैं जो चूना उना से कट जाता है, और तंबाकू वगैरह जो लेते हैं, ये लोकल कॉज हुआ। अब चलिए सेकेंडरी कॉज की तरफ देखते हैं। जो दूसरा कॉज हो गया सेकेंडरी कॉज, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगा छोटा छोटा, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी कॉज में हो गया सीलिया डिजीज। सीलिया में होता क्या है? इम्यून रिएक्शन। ठीक है, डैमेज इंटेस्टाइनल विलाई, आंतों के अंदर ऐसा थोड़ा थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है। क्या करता है ये सीलियक डिजीज में क्या करता है? ये आंतों का जो उठा हुआ जो विलाई हिस्सा होता है, इसको डैमेज कर देता है, आंत काफी रफ हो जाता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, तो ये एक कॉज हुआ। दूसरा कॉज हो गया आईबीडी, यानी इरिटेबल बाउल डिजीज। ये भी जीआईटी का सिम्टम्स है, जिसकी वजह से खाने के बाद फौरन लैट्रिन को जाना पड़ता है 10 मिनट 15 मिनट बाद। ये आईबीडी हो गया, उसकी वजह से भी होता है। तो आईबीडी का जो बाद में डिस्क्राइब करेंगे। और हम लोग जो देखते हैं, ये हो गया पहला नंबर सीलियक डिजीज, दूसरा हो गया आईबीडी, तीसरा हो गया बेसेट डिजीज। बेसेट डिजीज में क्या होगा? ये भी इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन किस चीज का होता है? ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, बेसेट डिजीज, लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स का, ब्लड के जो वेसल्स हैं, आर्टरी वेन, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। चौथा नंबर हो गया फैमिलियल टेंडेंसी, किसी किसी के खानदानी होता है, तो फैमिलियल टेंडेंसी होने की वजह से भी एप्थस अल्सर बार बार रिकरेंट हो सकते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर हार्मोनल फैक्टर, हार्मोन चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है। और छठवा हो गया इमोशनल स्ट्रेस। अब यहां पे सोचते होंगे इमोशन से एप्थस अल्सर का क्या काम? जब कोई भी पेशेंट
इमोशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, काफी उसको नींद वगैरह नहीं आएगी, तो HCl ज्यादा सीक्रेट होगा। HCl ज्यादा सीक्रेट होने के कारण ये HCl ऊपर की तरफ जाएगा और तेजाबियत की वजह से लिप्स में कट हो जाती है, अल्सर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से इमोशन और स्ट्रेस भी देखा जाता है। टूथ की वजह से, यानी दांत कभी कभी खाते टाइम, चबाते टाइम दांत टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसकी वजह से लिप्स में कट जाते हैं खाने के टाइम पे, तो ऐसे कंडीशन में टूथ यानी दांत की वजह भी एक कंडीशन बन सकती है। अब चलते हैं कौन सी मेडिसिन लेने की वजह से एप्थस अल्सर बार बार होता है, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या होता है इसमें। तो मेडिकेशन, जैसे आप निकोरेंडिल ले रहे हैं, निकोरेंडिल एक कार्डियक यानी हार्ट की दवा है, जिसका काम है कि कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट के ऊपर जो आर्टरी होती है कोरोनरी, उसको डायलेट करके रखता है। जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं, जो एंजाइना जो चेस्ट पेन होने लगता है ना, तो कार्डियक को, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, उसी सॉर्बिट्रेट हो गया, उसी तरीके से निकोरेंडिल भी ये नाइट्रेट दवाई होती है, ठीक है, जो कोरोनरी को डायलेट करती है, और ये हार्ट की दवा है। फिर मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट की वजह से भी होता है। ये दो दवा, निकोरेंडिल और मेथोट्रेक्सेट की वजह से भी बार बार ओरल एप्थस अल्सर हो रहा है। अगर हो रहा है तो दवा चेंज करना फिजिशियन को दिखा के। अब आते हैं ट्रीटमेंट में क्या लेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम लोग लेंगे ओरल हाइजीन, मुंह की साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, ब्रश करना, साफ सफाई रखना, गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू ये सब छोड़ना है। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, यानी कब्ज अगर रहता है तो कब्ज की दवा लेनी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे डाइट लेना है, फाइबर डाइट, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ना हो। गार्गल करेंगे बीटाडीन से, ताकि जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पूरी तरीके से सही हो जाए। और चौथा नंबर आएगा लोकल एनेस्थेटिक क्रीम आता है, जिसमें जाइलोकेन मिला रहता है, ठीक है। तो एनेस्थेटिक क्रीम प्लस स्टेरॉइड, क्लोबेटाजोल, ट्राइएम्सिलोन, ट्राइएम्सिलोन आता है, कीनाकॉर्ड के नाम से आता है, ये प्लेन भी आता है और साथ में एनेस्थेटिक भी मिला रहता है। तो अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो एनेस्थेटिक यूज करेंगे, नहीं तो कीनाकॉर्ड ही यूज करेंगे। हर 4 से 6 घंटे पे लगाते रहेंगे। 0.1% कीनाकॉर्ड, ट्राइएम्सिलोन। पांचवा नंबर मल्टीविटामिन यूज करेंगे, जिसमें मल्टीविटामिन में हम लोग बीकासूल वगैरह लेते हैं, बीकाटेक्स, बीकासूल, लेकिन उसमें जो मेन कंटेंट होता है मल्टीविटामिन में यूज क्या करना रहता है, जिसकी वजह से हील होता है, वो राइबोफ्लेविन और थायमिन रहता है मल्टीविटामिन में, जो कि एप्थस अल्सर में काम आता है, राइबोफ्लेविन और थायमिन। अब छठवा देखेंगे, अगर सीवियर केस हो रहा है तो स्टेरॉइड ओरली भी देंगे। स्टेरॉइड जैसे कि डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, डेफ्लाजाकार्ड हो गया, ये सब जितना भी स्टेरॉइड है उसको लोकली ओरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 7वां नंबर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड के तौर पे भी यूज करेंगे, एसिडिटी बराबर रहे और पेट जो कॉन्स्टिपेशन है वो होने ना पाए। सेमिथिकॉन है, ताकि सस्पेंशन लेंगे मिक्स, सेमिथिकॉन का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ताकि एसिडिटी ना हो और कॉन्स्टिपेशन ना हो पाए, जो भी बबल्स बने इंटेस्टाइन में वो पास हो जाए। थैलिडोमाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है, थैलिडोमाइड 50 to 150 mg पर डे। ये थैलिडोमाइड जो होता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम को ही चेंज कर देता है, उसको एकदम बढ़ा देता है। इसकी वजह से बहुत बढ़िया इफेक्ट करती है, इम्यूनिटी बहुत बढ़िया इफेक्ट करती है, जो कि एप्थस अल्सर को रिकरेंट बार बार होने से बचाती है। 9वां नंबर है गाउटनिल है। दोस्तों थैलिडोमाइड हो गया, गाउटनिल हो गया और एंटी टीएनएफ हो गया। ये दवा आपको आम बुक में या नॉर्मल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल बता रहे हैं, बाद में एकदम शॉर्ट आपको जनरल एक साथ बता देंगे। तो ये हो गया गाउटनिल 0.5 mg ओडी, 7 दिन के लिए यूज करना है बेसेट डिजीज में। बेसेट डिजीज में जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लड वेसल्स का जो है इन्फ्लामेशन, ब्लड वेसल्स, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्लड वेसल्स की जो इन्फ्लामेशन होता है ब्लड वेसल्स के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, उसमें यूज कर सकते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है ऑटोइम्यून दवाई देने में, तो अगर लग रहा है कि बेसेट डिजीज है तो गाउटनिल यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और जो 10वां नंबर है वो बायोलॉजिकल एजेंट यूज करना है, एंटी टीएनएफ यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर।
जिसमें अल्फा इनहिबिटर्स होता है, यह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लिक्सीमैब, गोलीमूमैब, एडालीमूमैब, इटामरसेप्ट, ये हो गया, इटानरसेप्ट हो गया। तो ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। तो बायोलॉजिकल एजेंट में जो एंटी टीएनएफ जो दवाई है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करती है, यानी ये भी ऑटो इम्यून डिजीज के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली आती है। 17,000 18,000 का इंजेक्शन आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए और सोरियासिस के लिए, कोलन डिजीज हो गया, क्रॉन्स डिजीज हो गया, तो उसके लिए बहुत महंगी दवा है। टैबलेट मेट्रोनिडाजोल यूज करेंगे। अब यहां पर जो जनरल क्लिनिक में यूज करना है रिकरेंट एप्थस अल्सर के लिए, वो हमको क्या यूज करना है क्लिनिक में, ये तो आपको समझाया, पूरा A to Z ट्रीटमेंट बता दिया। लेकिन अगर क्लिनिक में हमको यूज करना है तो क्लिनिक में हम क्या यूज करेंगे, मल्टीविटामिन बीडी, ठीक है, कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में मल्टीविटामिन बीडी यूज करना है। मेट्रोनिडाजोल 400 mg बीडी यूज करना है। ओरल स्टेरॉइड और लोकली ऑइंटमेंट, एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड यानी ट्राइएम्सिलोन मिक्स, ये यूज करना है। और ज्यादा थोड़ा सा देना है तो हम लोग दे सकते हैं इसमें हील होने के लिए विटामिन सी, ओडी, ठीक है, ये करना है। और दे सकते हैं बीटाडिन गार्गल, अगर कुछ बैक्टीरिया का प्रकोप लग रहा है तो बीटाडिन गार्गल यूज करना है। सुबह ब्रश के बाद, रात को सोते समय, उसके बाद कुछ खाना नहीं। 1 हफ्ते के लिए देना, 1 हफ्ते के अंदर हील हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए मैं हर दिन एक नया टॉपिक, हर टाइम एक नया टॉपिक, एक जनरल कंडीशन में और इजी पैटर्न में ला रहा हूं दोस्तों। तो ये सब जो टॉपिक है, जो भी मेडिसिन है, ये मेरे मैं तमाम सारे बुक का रेफरेंस लेकर आपको बता रहा हूं। बाद में जो इजी वे में बता रहा हूं, ये सब जनरल प्रैक्टिस में जो कर रहा हूं प्रैक्टिस, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।